Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। हम जो भी कंटेंट यहाँ बनाते हैं वो आप जैसे गंभीर एस्पिरेंट्स के लिए ही है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने और अगर संभव हो तो हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें इस क्वालिटी को बनाए रखने में बहुत बड़ी ताकत देता है। और हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से शुक्रिया। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं था। तो चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे सामने स्रोत है सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत पर पुरानी एनसीईआरटी और उसका अध्याय 5 संघर्ष का युग, यानी 1000 से 1200 ईस्वी के बीच का समय। हमारा मिशन सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उस दौर में उत्तर भारत क्यों बटा हुआ था और तुर्कों के रूप में वो कौन सी नई भूखी ताकत थी जो दस्तक दे रही थी। ये एक तरह से दो दुनियाओं की टक्कर की कहानी है। बिल्कुल। और यूपीएससी के नजरिए से यह समझना जरूरी है कि ये कहानी शुरू कहां से होती है। ये उस दौर के ठीक बाद की बात है जब पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसी बड़ी शक्तियां बिखर चुकी थीं। एक तरह का राजनीतिक खालीपन था। और जैसा कि हमने 2020 के प्रीलिम्स के पेपर में भी देखा, यूपीएससी अक्सर राजवंशों के उदय पतन के क्रम और उनके कारणों पर सवाल पूछता है। तो ये अध्याय हमें दिल्ली सल्तनत की नींव रखे जाने की वजहों को, देखिए 10वीं सदी के अंत तक मध्य एशिया में तुर्क कबीले बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। उन्हीं में से एक था गजनी, जहां का शासक बना महमूद गजनवी। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। महमूद का मकसद भारत में कोई साम्राज्य बनाना नहीं था। उसका असली अखाड़ा मध्य एशिया था, जहां वो अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। भारत उसके लिए एक खजाना था। अच्छा, तो मतलब भारत पर राज करना उसका लक्ष्य था ही नहीं। वो भारत को एक तरह से अपने सेंट्रल एशियन एम्बिशंस के लिए एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। वो यहाँ के मंदिरों और अमीर शहरों से दौलत लूटकर गजनी ले जाता था ताकि वहां अपनी सेना को और मजबूत कर सके। और अपनी इस लूट को एक धार्मिक जामा पहनाने के लिए उसने खुद को बुतशिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाले के तौर पर पेश किया, ताकि उसे इस्लामिक दुनिया में मान्यता मिले। हाँ बिल्कुल। और उसके हमले सिर्फ लूटपाट नहीं थे, वे बेहद सुनियोजित और विनाशकारी थे। कहते हैं कि उसने 17 बार हमले किए। सोमनाथ का हमला शायद सबसे कुख्यात है। उसकी क्या कहानी थी? उसकी शुरुआती हमले हिंदू शाही शासकों पर हुए जो पंजाब और पेशावर के इलाके में थे। लेकिन उसके सबसे दुस्साहसी हमले थे 1018 में कन्नौज और मथुरा पर, और फिर 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ उस समय सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र और बंदरगाह था। महमूद 30,000 घुड़सवारों की एक बड़ी सेना लेकर रेगिस्तान के रास्ते वहां पहुंचा। उसने न सिर्फ मंदिर तोड़ा और शिवलिंग के टुकड़े गजनी ले गया, बल्कि इस एक हमले ने पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक और सैन्य कमजोरी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। महमूद गजनवी के हमले एक तूफान की तरह थे, जो आते थे और तबाही मचाकर चले जाते थे। लेकिन ये सवाल उठता है कि जब ये तूफान सीमा पर बार बार दस्तक दे रहा था तो घर के अंदर के लोग क्या कर रहे थे? उत्तर भारत की अपनी राजनीतिक दुनिया उस वक्त कैसी थी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब महमूद के हमले हो रहे थे तब तक प्रतिहार साम्राज्य पूरी तरह बिखर चुका था। उसकी जगह ले ली थी कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों ने। इनमें मुख्य थे कन्नौज के घेड़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान। और चंदेल, कलचुरी जैसे और भी थे। हाँ, बुंदेलखंड में चंदेल और मध्य भारत में कलचुरी जैसे और भी वंश थे। तो ये सब अलग अलग राज्य थे, लेकिन क्या इनका आपस में कोई गठबंधन या कॉमन एजेंडा था, या ये सब एक दूसरे को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे? दुर्भाग्य से दूसरा वाला सच था। इन सभी राज्यों में कन्नौज पर कब्जे के लिए एक होड़ मची रहती थी, क्योंकि कन्नौज का मतलब था गंगा घाटी पर नियंत्रण, जो उस समय सत्ता का केंद्र था। ये आपस में लगातार लड़ते रहते थे। इनकी आपसी दुश्मनी इतनी गहरी थी कि इन्होंने कभी एकजुट होकर पंजाब से गजनवियों को खदेड़ने की कोशिश ही नहीं की। और इन्हीं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम इतिहास में बहुत बड़ा है। उनकी क्या कहानी थी और बाकी राजपूत राज्यों से उनके रिश्ते कैसे थे? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के सबसे ताकतवर शासक थे।
वो बहुत महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने अपने आसपास के कई छोटे राज्यों को हराया भी। लेकिन उनकी दो बड़ी प्रतिद्वंद्विताएं थीं। एक तो गुजरात के चालुक्यों से, जिनसे वो जीत नहीं पाए, और दूसरी और सबसे निर्णायक कन्नौज के शासक जयचंद्र गहड़वाल से थी। अच्छा। पुरानी दुश्मनी की कहानियां बहुत हैं, जो शायद सब सच न हों, लेकिन ये तय है कि इन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। और यहां राजपूत समाज की बनावट को समझना भी जरूरी है। ये व्यवस्था क्लैन या कुल पर आधारित थी। हर कुल का एक इलाके पर दबदबा होता था और राजा अपने खून के रिश्ते वाले सरदारों के साथ मिलकर ही राज करता था। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। मतलब जिस मान, परिवार और जमीन के लिए वो इतनी बहादुरी से लड़ते थे, वही चीज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। क्या हम ये कह सकते हैं कि वे लड़ाइयां तो जीत रहे थे, लेकिन युद्ध हारने की तैयारी कर रहे थे? ये बहुत सटीक विश्लेषण है। जमीन और सम्मान के प्रति ये लगाव उन्हें बहादुर तो बनाता था, लेकिन इसने उन्हें एक बड़ी एकजुट ताकत कभी नहीं बनने दिया। राजा को युद्ध के लिए अपने सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था और हर सरदार अपनी टुकड़ी का खुद मालिक होता था। सेना में एक यूनिफाइड कमांड की कमी थी। तो अब मंच तैयार है एक बड़े टकराव के लिए। एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान, जो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों से ही उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ से कौन आ रहा है? दूसरी तरफ से एक नई ताकत उभर रही थी। गजनी साम्राज्य कमजोर हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी घोरी साम्राज्य ने, जिसका शासक था मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम मोहम्मद घोरी के नाम से जानते हैं। घोरी। महमूद गजनवी के ठीक उलट, घोरी का मकसद सिर्फ लूटना नहीं था। वो उत्तर भारत को जीतना चाहता था, यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और उसने शुरुआत पंजाब से की, जो सीधे सीधे चौहान साम्राज्य की सीमा पर था। तो जाहिर है कि अब इन दोनों में टक्कर होनी ही थी। हाँ, और ये टक्कर हुई तराइन के मैदान में। हाँ, तराइन में दो निर्णायक युद्ध हुए। पहला 1191 में। इस लड़ाई में गोरी की सेना बुरी तरह हारी। कहते हैं कि मुइजुद्दीन मोहम्मद खुद बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी जान एक युवा खिलजी सैनिक ने बचाई। पृथ्वीराज चौहान की ये एक शानदार जीत थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री ब्लंडर नहीं लगती कि जीतने के बाद पृथ्वीराज ने गोरी की सेना का पीछा करके उसे खत्म क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त के राजपूत शासकों में दूरदर्शिता की कमी थी, या वो तुर्कों को बस लुटेरों का एक और झुंड समझ रहे थे? ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है। शायद उन्हें लगा कि ये भी गजनवी के हमलों जैसा ही एक और हमला है, जो अब वापस नहीं आएगा। उन्होंने पंजाब से गोरियों को पूरी तरह खदेड़ने पर ध्यान नहीं दिया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। क्योंकि गौरी ठीक 1 साल बाद वापस आया। बिल्कुल। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ों में से एक है। इस बार मुइजुद्दीन पूरी तैयारी से आया था। कहा जाता है कि उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक थे और उसकी सबसे बड़ी ताकत थे 10,000 घुड़सवार तीरंदाज। 1 मिनट, ये घुड़सवार तीरंदाज इतने खास क्यों थे? राजपूत सेना के पास तो हाथी थे, जो उस जमाने के टैंक की तरह लगते होंगे। फिर ये घोड़े पर बैठे तीरंदाज कैसे भारी पड़ गए? यही सैन्य रणनीति का फर्क था। हाथी बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन वो धीमे होते हैं और एक बार बिदक जाएं तो अपनी ही सेना को कुचल देते हैं। दूसरी तरफ ये तुर्क तीरंदाज घोड़े पर बैठकर अविश्वसनीय गति से तीर चला सकते थे। उनकी रणनीति थी तेज हमला करो, दुश्मन को परेशान करो और जब वो थककर बिखरने लगें तो बीच से चीरते हुए निकल जाओ। अच्छा। वो राजपूतों की भारी भरकम सेना को चारों तरफ से घेरकर उन पर तीरों की बारिश कर देते थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने कई राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन जयचंद्र अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से अलग रहे। नतीजा ये हुआ कि राजपूत सेना की बुरी तरह हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। तो तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद ऐसा लगता है जैसे ताश का महल ढह गया हो। गंगा घाटी पर तुर्कों का कब्जा बहुत तेजी से हुआ। चलिए अब इसके कारणों को ठीक से समझते हैं, जो यूपीएससी मेंस के लिए एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। राजपूतों की हार की असल वजह क्या थी? इसे हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक कारण। जैसा हमने चर्चा की, उत्तर भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी। मौर्य या गुप्त साम्राज्य जैसी कोई एक ताकत नहीं थी। सब अपनी अपनी रियासत के राजा थे। बिल्कुल। वो आपस में ही लड़ रहे थे और किसी बाहरी खतरे के लिए एकजुट नहीं हो सके। उनकी सामंती व्यवस्था का मतलब था कि राजा के पास अपनी कोई विशाल स्थायी सेना नहीं होती थी। वो अपने सरदारों की टुकड़ियों पर निर्भर था। दूसरा कारण जरूर सैन्य रहा होगा। हाँ, सैन्य कारण बहुत स्पष्ट हैं। तुर्कों की घुड़सवार सेना बेहतर,
ज्यादा गतिशील और बेहतर संगठित थी। घुड़सवार तीरंदाजी उनकी ब्रह्मास्त्र जैसी थी। वहीं राजपूत सेना हाथियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी और उनकी युद्ध रणनीति पुरानी पड़ चुकी थी। तुर्कों का नेतृत्व भी ज्यादा एकजुट और रणनीतिक था। और क्या समाज की बनावट का भी इसमें कोई रोल था? निश्चित रूप से ये सामाजिक कारण है। राजपूतों का जो मान और प्रतिष्ठा का सिद्धांत था वो उन्हें बहादुर तो बनाता था, लेकिन कई बार सामरिक रूप से नुकसानदेह होता था। वो मैदान छोड़कर पीछे हटने को अपमान समझते थे, भले ही रणनीति की मांग यही हो। वो संख्या में कम होने पर भी लड़ मरते थे। ये बहादुरी थी, लेकिन ये अच्छी सैन्य रणनीति नहीं थी। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक राजा के दूसरे राजा से हार नहीं थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक खंडित कबीलाई और आपसी लड़ाई में उलझी हुई राजनीतिक व्यवस्था का अंत था, और इसकी जगह ले रही थी एक ज्यादा केंद्रीकृत शासन प्रणाली, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तराइन ने उस नई व्यवस्था का दरवाजा खोला। तो आज के इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो 1000 से 1200 ईस्वी का ये 200 साल का दौर एक बड़े बदलाव का समय था। गजनवी के हमलों ने उत्तर भारत की तिजोरी और उसकी सैन्य कमजोरी दोनों को खोल कर रख दिया। राजपूतों के आपसी फूट ने उन्हें कभी एक नहीं होने दिया, और अंत में मोहम्मद घोरी की बेहतर सैन्य रणनीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उत्तर भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए सार यही है कि घटनाओं से ज्यादा उनके कारण और परिणाम को समझें। पुरानी शक्तियां क्यों बिखरी, नई तुर्की ताकत की प्रकृति क्या थी, लुटेरे और विजेता में क्या फर्क था, और भारत का प्रतिरोध क्यों असफल रहा। इन सवालों के जवाब ही आपको दिल्ली सल्तनत के उदय को समझने की ठोस जमीन देंगे। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि तुर्क अपने साथ सिर्फ तलवारें नहीं, बल्कि शासन करने के नए तरीके और नई सैन्य तकनीक भी लाए। राजपूतों के बीच चल रहे कभी न खत्म होने वाले युद्धों को देखते हुए क्या ये संभव है कि उस समय की आम जनता के कुछ हिस्सों ने एक केंद्रीकृत, भले ही वो विदेशी शासन हो, उसे एक और तबाही के रूप में नहीं, बल्कि शायद अराजकता के अंत और स्थिरता की एक उम्मीद के रूप में देखा हो? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। और एक बार फिर, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को अपना समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब और मेंबरशिप ज्वाइन करने पर जरूर विचार करें। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.